हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो लेक्चर हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर है। बेसिकली ये रैपिड रिवीजन सीरीज हमने आपके करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए और जो करंट अफेयर्स के साथ में जो कोरिलेटेड स्टैटिक पार्ट है उसके रिवीजन के लिए स्टार्ट की है। स्टूडेंट्स, इस रैपिड रिवीजन के लिए हम प्रीलिम्स 2023 के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पे डील कर रहे हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी तक पार्ट 1, 2 एंड 3 को अपलोड किया है पॉलिटी सब्जेक्ट का। पार्ट 1, 2 एंड 3 के अंदर में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे ओबीसी सब कैटेगराइजेशन है, हेट स्पीच है, एनसीआरबी है, उन सभी को कवर किया गया। सरना रिलीजन को भी कवर किया था वहाँ पे। पार्ट सेकंड के अंदर जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, जैसे फ्रीडम इंडेक्स है, जैसे कि प्रेस फ्रीडम, प्रेस का जो इंडेक्स है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, उन सभी को कवर किया। सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के रिगार्डिंग में जो मिशन कर्मयोगी है उसको वहाँ पे डिस्कस किया गया। पार्ट 3 के अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं, जैसे कि आप देखिए एनआईए है, ईडी है और सीबीआई है, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया गया कि कैसे वो बॉडीज एस्टेब्लिशमेंट में आई और क्यों वो न्यूज़ के अंदर में थी। जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो न्यूज़ के अंदर में जो फर्स्ट वुमेन उसके चेयरमैन को अपॉइंटमेंट की वजह से न्यूज़ के अंदर में थे। आज पार्ट 4 के अंदर हम इलेक्शन रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं इस पार्ट 4 के अंदर में। स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। अगर आप 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी आप जाके देखिए और जो भी टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कीजिए और उनको कंटिन्यू रिवाइज कीजिए। आप वीडियो के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो 1.5x स्पीड के साथ में। सेकेंड एंड थर्ड टाइम रीडिंग के बाद में अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से इंटरनेट का भी यूज़ कीजिए। आप गूगल भी कर सकते हो, अपनी जो बुक्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो अपनी बुक के ही कहीं ना कहीं मार्जिन के ऊपर उसको लिख लिया करो। जैसे कि आप इलेक्शन कमीशन से रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पार्ट 4 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी को आप बुक के मार्जिन के ऊपर लिख लिया करो कहीं पे। जैसे कि आप उस इलेक्शन कमीशन का जो चैप्टर है उसको रिवाइज करोगे। जैसे डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग में टॉपिक है तो लिली थॉमस का केस आपको पता होना चाहिए। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है जो नोटा के रिगार्डिंग में है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट जो केसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो उसके अंदर हरबंस सिंह जलाल नाम का एक केस है। तो उन सभी को आप कहीं ना कहीं मार्जिन के ऊपर लिख के उनको रिवाइज किया करो। जब भी आप चैप्टर को रीड करोगे तो रीड करते वक्त वो वहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो आप उसको एक बार याद कर सकोगे और इसी तरीके से आपको फैक्ट एंड डाटा हैं वो याद होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें। फर्स्ट टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज़ के अंदर में क्यों था, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। स्टूडेंट, जुलाई अगस्त के समय में, जून जुलाई का जो समय था उस समय में महाराष्ट्र के अंदर में इस तरीके से कुछ एमएलएज के द्वारा जो पार्टी है वो सिविस की गई। उस समय में ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ था वो न्यूज़ के अंदर में था और ये रेगुलरली आपको हर एक साल में एक या दो जगह आपको जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो देखने के लिए मिलता है। उससे पहले गोवा के अंदर में था कि एक पार्टी के जो कुछ एमएलएज के द्वारा दूसरी पार्टी के अंदर मर्जर की वजह से वो न्यूज़ के अंदर में था। तो हमें तो यहाँ पे फैक्ट्स को रिवाइज करना है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पता होना चाहिए। एक टर्म हुआ करता था, पॉलिटिकल टर्म हुआ करता था, आया राम गया राम। आया राम गया राम बेसिकली एक हरियाणा के अंदर एक एमएलए हुआ करते थे और उनके द्वारा एक या दो दिन के अंदर दो तीन पार्टियां हैं वो चेंज की गई थी और उस समय डिफेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं हुआ करता था। तो आया राम गया राम की जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उसके थ्रू जो 10th शेड्यूल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। स्टूडेंट्स, 10th शेड्यूल इससे पहले भी हुआ करता था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10th शेड्यूल सिक्किम को जब ऐड किया गया था तो उस समय में 10th शेड्यूल को यूज़ किया गया था सबसे पहले 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। जब सिक्किम को पहली बार ऐड किया गया था तो 10th शेड्यूल के थ्रू उसको कुछ पावर है वो दी गई थी, तो 10th शेड्यूल वहाँ पे यूज किया गया। फिर
सिक्किम के लोगों को कंप्लीट ऑटोनॉमी चाहिए थी कि हमको कंप्लीट जो फुल फ्लैज स्टेट है उसका स्टेटस चाहिए इंडिया के साथ में। तो फुल फ्लैज स्टेटस देने के लिए, एसोसिएट स्टेटस को हटाने के लिए, फिर वहाँ पे 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 2A के थ्रू जो कश्मीर जो सिक्किम है उसका एडमिशन हुआ इंडिया के अंदर, और 10th शेड्यूल को डिलीट कर दिया गया। सिक्किम को एक फुल फ्लैज स्टेट के रूप में इंडिया के अंदर ऐड किया गया था। और उसके बाद में आप देखिए कि सिक्किम को जो पावर भी दी गई हैं, आर्टिकल 371 है। आप देखिए कि आर्टिकल 370 आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर की स्पेशल पावर के रिगार्डिंग में था, जिसे 2019 के समय में उसको उस समय में हटा दिया गया। 370 की जो स्पेशल पावर्स हैं उनको रिमूव किया गया, अमेंड किया गया वहाँ पे, और बाइफरकेट कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को। आर्टिकल 371 के अंदर कोई हमारे जो दूसरे स्टेट्स हैं, दूसरे स्टेट्स लाइक द महाराष्ट्र, गुजरात हैं, गोवा भी है, उसमें कर्नाटका भी है। तो 371 का जो एफ है, 371 का जो एफ प्रोविज़न है वो सिक्किम के रिगार्डिंग में रिजर्व है। वो वहाँ पे 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था। तो वहाँ पे 10th शेड्यूल को डिलीट किया गया, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहली बार हुआ करता था। बाद में जो 10th शेड्यूल ऐड किया गया वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 1985 के समय लाया गया। और ये आया राम गया राम की जो पॉलिटिक्स है उसको स्टॉप करने के रिगार्डिंग में है 10th शेड्यूल हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा डिसाइड किया जाता है यहाँ पे, कि किसी भी एक पर्सन के द्वारा जो डिफेक्शन है वो किया गया है या नहीं किया गया है। क्या एंटी डिफेक्शन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। 1992 से पहले नहीं था, पर 92 के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किहतो हिलोहन के नाम का जो केस है, उस केस के अंदर जो जजमेंट है वो डिलीवर किया गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि वहाँ पे मॉडिफाइड का जो प्रैक्टिस है वो ना किया गया हो, ये सब चेक करने के लिए। तो यहाँ पे जो एंटी डिफेक्शन है किन किन लोगों के ऊपर अप्लाइड होता है? अगर कोई एक पर्सन है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जीत के आया है और उसके द्वारा जो एंटी पार्टी एक्टिविटी वहाँ पे कैरी आउट की गई हैं, कि पार्टी के जो डायरेक्शन से उनके अगेंस्ट में जाके कोई वोटिंग करना हो, पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ना हो, या आप देखिए कि पार्टी के अगेंस्ट जो डायरेक्शंस हैं उसके द्वारा उनका पालन ना करके, उनको फॉलो ना करके, और विदाउट 15 डेज पार्टी को कोई अपना जवाब ना देना, तो वहाँ पे अगेंस्ट द पार्टी जो एक्टिविटी हैं वो आपके ऊपर रेगुलेट होती हैं। पार्टी का जो लीडर होगा, जो विप होगा, उसके द्वारा रिक्वेस्ट की जाएगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि आप इस पर्सन को रिमूव कीजिए, यहाँ पे आप इसको रिमूव कर दीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं, नॉमिनेटेड पर्सन्स के बारे में आपको पता ही होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नॉमिनेटेड पर्सन हैं वो अलाउ किए गए हैं, लोकसभा राज्यसभा के अंदर भी। राज्यसभा के अंदर नॉमिनेटेड पर्सन्स की जो संख्या है वो 12 है। प्रेसिडेंट के द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता है। रिसेंटली भी नॉमिनेट किए गए हैं कुछ पर्सन्स, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं आफ्टर द 6 मंथ। वैसे 6 मंथ का जो समय है जब तक वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, बट आफ्टर 6 मंथ का जो समय है उसके बाद में अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा। कोई पर्सन है वो इंडिपेंडेंट यहाँ पे इलेक्शन इलेक्ट होके आया है और उसके द्वारा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीती जाती है और जो ज्वाइन कर ली जाती है आफ्टर द इलेक्शन इलेक्टेड होने के बाद में, तो वहाँ पे ये एंटी डिफेक्शन है वो यहाँ पे लगेगा। कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन ऐसे हैं कि जो लोकसभा में स्पीकर है, जो चेयरमैन है, राज्यसभा में चेयरमैन तो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, पर डिप्टी चेयरमैन हैं, उनके द्वारा अगर यहाँ पे जो पार्टी को अगर छोड़ दिया जाता है तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। जब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर पहुंचते हैं वो बाद में पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर द रिमूवल या अपनी पोस्ट से रिजाइन करने के बाद में। इसके अलावा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी के जो 2/3 पर्सन हैं वो यहाँ पे किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मर्ज हो जाते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 100 MLA हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और उसके जो
80 के अराउंड एमएलए या 70 के अराउंड एमएलए हैं, वो चले जाते हैं किसी दूसरी पार्टी के अंदर में, और वो जाके बोलते हैं कि हम ये इस पार्टी के अंदर मर्ज होना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो एंटी डिफेक्शन है वो नहीं अप्लाई होगा। ये कुछ एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शंस 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको वैलिडेट किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एंटी डिफेक्शन, अगर कोई पर्सन है, किसी को यहाँ पे डिफेक्टेड कर दिया गया है, तो उसको यहाँ पे मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, मिनिस्टर कैसे नहीं अपॉइंट किया जा सकता? हमारे यहाँ पे एक प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि बिना इलेक्ट हुए भी आपको 6 मंथ तक जो मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो अपॉइंट किया जा सकता है। तो 6 मंथ विदाउट इलेक्टेड आप यहाँ पे नॉमिनेट हो सकते हो अब चीफ मिनिस्टर के रूप में, बट विद इन द 6 मंथ आपको यहाँ पे जो सीट है वो जीत के आनी होगी। एमएलए एमपी की या आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो आप। बट अगर आप डिफेक्टेड, आपको सर्टिफाइड है, आप यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर अप्लाई हुआ है, तो आप किसी भी सीट से पहले आपको जीत के आना होगा, उसी के बाद में आपको जो मिनिस्टर है वो बनाया जाएगा। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रिगार्डिंग में कुछ और भी प्रोविज़न हैं, जैसे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका जो नंबर्स, कितना लोग मिनिस्टर होने चाहिए, मिनिमम नंबर है 12, और यहाँ पे 15% जो टोटल मेंबरशिप है उसकी 15% मेंबर्स अलाउ हैं एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट के रूप में। तो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के कुछ प्रोविजंस और थे जिनको हमने देखा। अब आप देखें कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली को वैसे तो यूनियन टेरिटरी है, बट उसको जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पावर दिया गया है, तो वहाँ पे दिल्ली के अंदर ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का जो प्रोविज़न है रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला, ये अप्लाई नहीं होगा। ये अप्लाई इस वजह से नहीं होगा कि दिल्ली को जो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1991 के समय में, उस 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कहा गया है कि वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ है वो ओनली 10% ही वहाँ पे होगी। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको यहाँ पता होना चाहिए। जो एनसीटी एक्ट है 1991 का 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो लाया गया था, तो ये एंटी डिफेक्शन था। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि हो तो हिलोहन केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि इनका जुडिशियल रिव्यू अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा कोई यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आप देखिए कि रिसेंटली कर्नाटक के अंदर में लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर ही कर्नाटक के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुआ करते थे, रमेश सिंह नाम था शायद उनका, तो उनके द्वारा एक डिसीजन है वो लिया गया था। उनके द्वारा जो एंटी डिफेक्शन जिन मेंबर्स के लिए अप्लाई हुआ, उन मेंबर्स को उन्होंने रेस्ट्रिकेट किया कि आप आने वाला जो 6 ईयर है उसके लिए इलेक्शन है वो नहीं लड़ सकते। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओनली डिस्क्वालीफाई कर सकता है आपको, टाइम पीरियड नहीं डिसाइड कर सकता कि आपको कितने साल तक आप इलेक्शन हैं वो नहीं लड़ सकते। तो ये स्टूडेंट्स एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में था। नेक्स्ट इलेक्शन जब होता है तो वो लोग कंटेस्ट कर सकते हैं उन सीट्स से जिनके लिए वो एलिजिबल हैं। बाईपोल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। बाईपोल के रिगार्डिंग में क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो बाई इलेक्शंस होते हैं, जैसे हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 150A है, जिसके अंदर बताया गया है कि विद इन द 6 मंथ ऑफ डेट वैकेंसी अगर कहीं पे क्रिएट होती है तो वहाँ पे बाईपोल कंडक्ट कराया जाए, और अगर 1 साल से कम का समय जो टेन्योर है वो बचा है तो वहाँ पे बाईपोल का जो बाई इलेक्शन है वो कंडक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर इलेक्शन कमीशन ही बता दे कि डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट या कंडक्ट द इलेक्शन, तो वहाँ पे भी जो बाईपोल है वो कंडक्ट नहीं करवाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये एंटी डिफेक्शन के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। आर्टिकल 82 है, 82 बताता है कि डीलिमिटेशन कमीशन होना चाहिए, और आर्टिकल 82 के थ्रू यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन हमारे यहाँ पे बनाए भी गए हैं। वैसे प्रोविज़न तो ये है कि आफ्टर द एवरी सेंसस डीलिमिटेशन कमीशंस हैं वो बनाने चाहिए, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उनको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द जो पॉपुलेशन के अंदर चेंज आया है 10 ईयर में, उसके अकॉर्डिंग उनको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर आफ्टर एवरी सेंसस का जो प्रोविज़न है, तो अभी तक कितने जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो एग्जिस्टेंस में आए हैं। आप देखिए कि हमने इनिशियल जो 3 ईयर्स हैं उनमें तो हमने कंटिन्यू इसको कैरी किया था,
फिर आपको एक 2002 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट 1952 है, 63 है, 62 है, 73 है और 2002 के समय में ओनली 4 ही हमारे यहाँ पे जो सेंसस हैं वो अभी तक यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आए हैं। रिसेंटली ये सेंसस क्यों न्यूज़ के अंदर में था? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो एक्टिविटी हैं वो कैरी आउट की गई हैं, इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था। सबसे पहले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे जो हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया। फिर उसके बाद में 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको 2024 तक 26 तक इन सीट्स को स्टूडेंट्स, ये 26 है, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, तो 26 तक जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में। अगर हम बात करें डिलिमिटेशन की तो आर्टिकल 170 है हमारे स्टेट्स का, जो बताता है कि वहाँ पे भी हर एक सेंसस के बाद में डिलिमिटेशन कमीशन है वो होना चाहिए। तो आर्टिकल 170 याद होना चाहिए। आर्टिकल 82 है वो आपको याद होना चाहिए, ये पार्लियामेंट के रिगार्डिंग में है, 170 रिगार्डिंग द स्टेट असेंबलीज की रिगार्डिंग में। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन जो बनता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के बाद में कौन कौन लोग उसके पार्ट होंगे, तो ये क्या तो कोई सर्विंग जज हों या रिटायर जज हों सुप्रीम कोर्ट के, वो यहाँ पे होंगे। इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद वहाँ पे जाएं या किसी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उसको यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं, तो वो यहाँ पे 2 पर्सन ऐसे होते हैं। और एक जिस स्टेट के अंदर जो एक्टिविटी कैरी आउट की जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीडिजाइन करना है, रिजर्वेशन को रीडिजाइन करना है, तो वहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये बेसिकली 3 मेंबर बॉडी है। इसकी रिकमेंडेशंस स्टूडेंट्स याद रखना बाइंडिंग होती हैं गवर्नमेंट के ऊपर में। इसके द्वारा कोई रिकमेंड किया जाता है असेंबली सीट्स के बारे में, तो इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग होती हैं, जो गवर्नमेंट्स है उनके ऊपर में इसकी रिकमेंडेशंस को मानना ही होता है। 2020 के समय में जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो इस्टेब्लिश किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और जम्मू एंड कश्मीर का मेन मोटिव यही था कि जो बाउंड्रीज हैं उनको रीड्रॉ किया जा सके, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, उन सभी को। और उसके अंदर स्टूडेंट्स डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा कुछ जो पीओके की जो सीट्स हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो सीट्स हैं, उनको भी यहाँ पे ऐड किया गया है और एज ए वैकेंट के रूप में उनको कंटिन्यू किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। एक और जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो एक्टिविटी जो आपको नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ के अंदर में भी न्यूज़ के अंदर में थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं उनके अंदर लास्ट 50 ईयर्स के अंदर जो डिलिमिटेशन का एक्टिविटी हैं वो नहीं देखने के लिए मिली हैं। अराउंड 51 ईयर्स के अराउंड इन 4 स्टेट्स के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और नागालैंड के अंदर में। अब आपको इन 4 स्टेट्स के रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि वहाँ पे भी डिलिमिटेशन की जो एक्टिविटी है वो की जाए। ये सेक्शन 8A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का, जिसके अंडर में प्रेसिडेंट को पावर है कि वहाँ पे डिलिमिटेशन है वो किया जाना चाहिए इन 4 स्टेट्स के अंदर में। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट और भी प्रोविज़न है, जैसे इलेक्टोरल रोल का एक प्रोविज़न था कि किन लोगों को ऐड किया जाना चाहिए वहाँ पे जो वोटिंग जो लिस्ट है उसके अंदर में। पहले क्योंकि 1957 से पहले जो जम्मू एंड कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1957 का, उसके अकॉर्डिंग में वहाँ पे 2019 से पहले उस तरीके से वहाँ पे लोगों को डिसाइड किया जाता था। तो ओनली परमानेंट रेजिडेंट वहाँ पे एलिजिबल थे 1957 के जो जम्मू एंड कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके अंडर में। बट यहाँ पे नए वे में उनको फ्रेश इलेक्टोरल रोल्स हैं वो यहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे और किन लोगों को वहाँ पे ऐड करना है उसके बारे में उसके अंदर प्रोविज़न होगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। हमारे यहाँ पे एक जब भी किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लगता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है स्टूडेंट्स? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का प्रोविज़न है कि सभी पार्टीज़ को फ्री एंड फेयर जो प्लेटफॉर्म है वो दिया जाए, सभी के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड हो। तो आप देखिए कि सेंटर के अंदर कोई गवर्नमेंट है तो वो वहाँ पे उस स्टेट के रिगार्डिंग में कोई भी इम्पोर्टेंट जो स्कीम है, कोई भी इम्पोर्टेंट जो पैकेज है वो अनाउंस नहीं कर सकते।
तो इसी की वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आता है एग्जिस्टेंस के अंदर में। और यहाँ पे एक डिमांड भी है कि हर 6 मंथ के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्शन है किसी ना किसी स्टेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट का जो वर्किंग सिस्टम है वो यहाँ पे इफ़ेक्ट होता है। आप देखिएगा, आप कोई यहाँ पे स्कीम को कैरी आउट नहीं कर सकते किसी स्टेट में इलेक्शन होने की वजह से। तो इस वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शंस की जो डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलती है। आर्टिकल 83 हमारा लोकसभा का, और आर्टिकल 83 तो बेसिकली बोलता है कि नॉर्मल 5 साल का टर्म के बाद में इलेक्शन से वो कंडक्ट कराने की ज़रूरत है। और यही सेम प्रोविज़न आपको वहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बलीज हैं उनके अंदर भी देखने के लिए मिलता है, उनका जो आर्टिकल है उसके थ्रू में। 85 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर है कि वो यहाँ पे लोकसभा को डिजोल्व कर देते हैं जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है उस समय में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो आर्टिकल 172 है। आर्टिकल 172 के अंदर वहाँ बेसिकली हर 5 साल के अंदर इलेक्शंस हैं टर्म कंप्लीट होने पे, और टर्म से पहले भी वहाँ पे जो डिजोल्व किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, अगर वहाँ की जो स्टेट कैबिनेट है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करे गवर्नर को। आर्टिकल 174 है उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली प्रोविज़न की होने की वजह से इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट कराने होते हैं। 1967 का जो समय है आफ्टर द इंडिपेंडेंस से लेकर 1967 के समय तक हमारे यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो साइमल्टेनियसली ही कंडक्ट होते थे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और जो सेंटर के जो हमारी लोकसभा के जनरल इलेक्शंस हैं। पर 67 के समय कुछ स्टेट्स के अंदर वहाँ पे डिजोल्यूशन है वो देखने के लिए मिला कि कुछ स्टेट असेंबली डिजोल्यूशन हुआ वहाँ पे। तो वह उसकी रीजन की वजह से ये जो मिसमैनेज हो गया, और उसके बाद से ये जो डिमांड है वो कंटिन्यू यहाँ पे उठाई जाती है। जैसे सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही 1983 के समय ये आवाज़ उठाई गई थी कि लोकसभा और जो स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस है वो साथ साथ कंडक्ट कराए जाएँ। मीन्स एक डे ना हो के एक साथ ही उनको कंडक्ट कराया जाए। अल्टरनेटिव डेज पे आज जैसे जनरल इलेक्शन है तो नेक्स्ट डे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं उनके लिए जो वोटर्स हैं वो वोट करें। लॉ कमीशन के द्वारा भी, नीति आयोग के द्वारा भी, और हमारे इलेक्शन सिस्टम के रिगार्डिंग में, रिफॉर्म के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट कमेटी है दिनेश गोस्वामी कमेटी, उस कमेटी के द्वारा भी बार बार रिकमेंड किया गया है डिफरेंट टाइम में कि आप जो साइमल्टेनियस इलेक्शन हैं वो कंडक्ट कराइए। अब इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं। अब देखिए कि हमारे जो जनरल इलेक्शंस हैं वो नेशनल प्रायोरिटी के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो लोकल जो मैटर्स हैं, लोकल जो इश्यूज़ हैं उनके रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो नेशनल इंटरेस्ट एंड लोकल इंटरेस्ट का यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होने की वजह से, इसके अलावा रीजनल पार्टीज़ के द्वारा यहाँ पे कंसर्न रेज किया जाता है कि जब नेशनल इलेक्शंस एंड स्टेट लेजिस्लेटिव के जो इलेक्शंस हैं वो अगर साथ साथ कंडक्ट कराए जाएंगे तो रीजनल पार्टीज़ का जो परफॉर्मेंस है वो इसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि रीजनल पार्टी मैक्सिमम आपको हर एक स्टेट वाइज देखने के लिए मिलती हैं। जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उनकी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके जो डिमांड्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेंगी, उनके अकॉर्डिंग में उनके जो वर्किंग सिस्टम है, जो उनका मैनिफेस्टो है। तो रीजनल पार्टीज़ के द्वारा भी एक कंसर्न है कि उनका जो प्रेजेंस है या परफॉर्मेंस है इफेक्ट होगा नेशनल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस को अगर साइमल्टेनियसली कंडक्ट कराया गया तो अभी तक इसके बारे में बात की नहीं गई है। इसके अलावा आप देखें कि कोई नया जो, अगर हम बात करें डेवलपमेंट है, वो नहीं देखने के लिए मिला है साइमल्टेनियस इलेक्शन के रिगार्डिंग में। बस डिफरेंट आर्टिकल्स देखने के लिए मिलते हैं इसके बारे में। साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो जो पुलिस फोर्स है, जो पुलिस फोर्स की जो डिमांड होती है सिक्योरिटी के लिए, तो पुलिस फोर्स की जो कंपनीज हैं उनकी भी जो संख्या है वो इंक्रीज होगी अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट कराने हैं। क्योंकि आप देखिए कि हमारे जो जनरल इलेक्शंस अगर कंडक्ट होते हैं तो उसके अंदर भी 2 मंथ के अराउंड का जो समय है सिर्फ कंट्री के अंदर कंडक्ट कराने का ही वो लगता है, क्योंकि वो अप्रैल के समय स्टार्ट होते हैं। जो लास्ट टाइम में 2019 के समय जब उनको कंडक्ट कराया गया था तो अप्रैल के समय स्टार्ट होकर वो मई के एंड तक वो ख़त्म होते हैं। तो इस तरीके से 2 मंथ का जो समय है वो वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो इनको जो किस वे में, बेटर वे में इनको कंडक्ट कराया जाए, इसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स हैं वो समय समय पे अपडेट किए जाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग में। इलेक्शन कमीशन को ऑटोनॉमी की बात की गई है। अभी रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर बिल है वो लोकसभा के अंदर लाया गया। प्राइवेट मेंबर बिल के अंदर बात की गई कि इलेक्शन कमीशन को है जो ऑटोनॉमी है वो प्रोवाइड की करनी चाहिए। सेकंड, अगर हम बात करें कि जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं सॉरी स्टूडेंट्स, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको जो इंडिपेंडेंस है वो प्रोवाइड की जाए, उसी के रिगार्डिंग में ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो लाया गया था। अब हम बात करते हैं कि अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक जजमेंट डिलीवर किया गया है इलेक्शन कमीशन के ऑटोनॉमी के रिगार्डिंग में। तो कुछ इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं और कुछ हम यहाँ पे ऑटोनॉमी के रिगार्डिंग में जो बात की गई है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइवेट मेंबर बिल होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्राइवेट मेंबर बिल की, तो प्राइवेट मेंबर बिल जो बेसिकली वो बिल होते हैं जो अदर देन द मिनिस्टर, किसी भी एक पर्सन के द्वारा, जैसे सपोज कीजिए कि जो भी पार्टी अगर रूलिंग में है उसी पार्टी का अगर कोई पर्सन है विदाउट मिनिस्टर नहीं है तो वो यहाँ पे बिल लेके आए, या कोई अपोजिशन पार्टी का जो पर्सन है वो बिल लेके आए, तो उसको बोला जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल को जो डिस्कशन है वो आपको ओनली फ्राइडे का जो दिन हो उसी दिन इसको डिस्कस किया जाता है लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर में। इसके अलावा जो चेयरमैन हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं हाउस के, उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि इसको एडमिट करना है या नहीं करना है इस प्राइवेट मेंबर बिल को। और लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे जो बिल है, जो एक्ट बनने की अगर हम बात करें तो 1970 का समय है, उस समय में हमारे यहाँ पे जो बिल है वो एक्ट बना था 1970 के समय में। इसके अलावा प्राइवेट मेंबर बिल का पर्सन के द्वारा जो रिसर्च है, जो बिल को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उसको कोई भी सपोर्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट हैं वो उसका सपोर्ट नहीं होता है, उनके द्वारा खुद के द्वारा ही जो बिल है उसको प्रिपेयर किया जाता है, कंप्लीटली जो ड्राफ्ट है उनके खुद के द्वारा ही किया जाता है। अब अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन स्टूडेंट्स आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक का जो आर्टिकल्स है उनके अंदर इलेक्शन कमीशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। इलेक्शन कमीशन हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मेन काम यही है कि देश के अंदर फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शंस हैं, फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट कराया जाए। आपको हमारा जो वोटर्स डे है, जो इलेक्टोरल वोटर्स डे है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 25 जनवरी का जो दिन है उसको हर साल सेलिब्रेट करती है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अभी इलेक्शन कमीशंस के मेंबर्स को यहाँ पे ऑटोनॉमी के बारे में बात की गई है। तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट डिलीवर किया गया कि जो सर्च कमेटी है, जो सिलेक्शन कमेटी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के रिगार्डिंग में, तो 3 लोगों की एक कमेटी बननी चाहिए और 3 लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए कि किसको यहाँ पे अपॉइंट करना है। ऑनरेबल पीएम होंगे उसके अंदर में, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं वो लोकसभा के, और आपको यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो 3 लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि किसको यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट करना है। उसके बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। अभी तक के प्रोविज़न के अंदर ये सर्च कमेटी, सिलेक्शन कमेटी का जो प्रोसीजर है वो नहीं था, या अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अंदर में इसको डिलीवर किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये इलेक्शन कमीशन के बारे की कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो इंडिपेंडेंस के समय में सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था इलेक्शन कमीशन, फिर वो मल्टी मेंबर बॉडी हुआ, फिर दोबारा से सिंगल मेंबर बॉडी है, और फिर दोबारा से मल्टी मेंबर बॉडी 1994 के समय में इसको क्रिएट किया गया। हमारी वोटिंग की एज पहले 21 हुआ करती थी। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको रिड्यूस करके 18 ईयर किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये सब हमने डिस्कस की। जो ऑटोनॉमी के रिगार्डिंग में भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस की। यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं एंड जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनके बीच में एक डिसिमिलरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो अगर सीईसी को अगर यहाँ पर रिमूवल है तो उसका रिमूवल का प्रोसीजर काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट अगर ईसीज को रिमूव किया जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव किया जाएगा, तो अगर सीईसी के द्वारा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा कोई भी यहाँ पे अगर उनको कंसेंट दे दी गई है कि इनको रिमूव कर दिया जाए, तो यहाँ पे इजीली इनको रिमूव कर दिया जाता है।
तो ये यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स CEC एंड EC का जो फिक्स टर्म है वो आपको 6 ईयर एंड 65 का एज है वो देखने के लिए मिलेगा, 65 एंड 6 ईयर। रीजनल कमिश्नर्स जो हैं उनका जो एज है वो ओनली 3 ईयर्स है, तो 3 साल के लिए ही रीजनल कमिश्नर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल सीट कंटेस्ट के बारे में। मल्टीपल सीट कंटेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सेक्शन 33 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, उसके अंदर 1996 के अंदर अमेंड लाया गया और वहाँ पे बात की गई कि एक पर्सन यहाँ पे ओनली 2 जो सीट्स हैं उनसे ही कंटेस्ट कर सकता है किसी भी एक इलेक्शन के अंदर में। अब स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि कोई पर्सन यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो ओनली 2 ही सीट हैं जहाँ से कर सकता है। हमारे जो ऑनरेबल PM हैं वो जब 2014 के समय वो इलेक्शन कंटेस्ट किए थे तो उनके द्वारा एक तो सीट गुजरात से वो कंटेस्ट किए थे, तो सेकंड सीट है जो वाराणसी से वो कंटेस्ट किए। तो स्टूडेंट्स 1996 से पहले मल्टीपल सीट्स से जो पॉलिटिशियंस हैं वो कंटेस्ट किया करते थे, तो इसकी वजह से बाईपोल आपको देखने के लिए मिलता था आफ्टर द 6 मंथ के बाद में। और बाईपोल की वजह से जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है, तो उन सबको रोकने के लिए ही ये बेसिकली जो लिमिटेशन है वो इम्पोज की गई। दिनेश गोस्वामी कमेटी है जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के रिफॉर्म के रिगार्डिंग में है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं उनके द्वारा भी सजेस्ट किया गया था कि 1 कैंडिडेट 1 सीट का ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बट प्रेजेंट समय में 1996 से एक पर्सन है वो 2 सीट्स के ऊपर यहाँ पे जो इलेक्शन है वो यहाँ पे कंटेस्ट कर सकता है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन ये हैं कि अगर कोई सिक्किम के अंदर कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, सपोज कीजिए कोई पर्सन है वो सिक्किम, पहली बात तो एलिजिबल नहीं होगा अगर वो सिक्किम के आउटसाइड का है। सिक्किम को जो स्पेशल पावर दी गई है जो हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था कि जो ओरिजिनल 10 शेड्यूल जो सिक्किम के लिए हुआ करता था 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जब सिक्किम को एज ए एसोसिएट स्टेट के रूप में ऐड किया गया था, तो जो 10 शेड्यूल हुआ करता था ओरिजिनली, तो उस 10 शेड्यूल को जब रिमूव किया गया तो सिक्किम को स्पेशल पावर दी गई है आर्टिकल 371 का जो क्लोज F है उसके अंडर में। तो 371 F के अंदर यही बताया गया है कि ओरिजिनली आप सिक्किम से ही बिलोंग करने चाहिए, जब भी आप वहाँ पे जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो इलेक्शन लॉज के अंदर जो रिसेंटली अमेंडमेंट लाए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और रिमोट वोटिंग के प्रोसीजर के बारे में देखेंगे और कैसे हमारे यहाँ पे NRI हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड वोटिंग मशीन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली अमेंडमेंट लाए गए हैं इलेक्शन का जो रूल्स हैं उनके अंदर में, और अगर आप 70 ईयर्स से बड़े हो, अगर आप 17 ईयर्स से बड़े हो तो आप 18 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले भी अप्लाई कर सकते हो एडवांस वे में। एक तो ये रूल लाया गया एनरोलमेंट के रिगार्डिंग में। सेकंड, यहाँ पे बताया गया है कि आप अपनी जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो आप अपनी आइडेंटिटी है उसको यहाँ पे वेरीफाई करवाइए। आधार कार्ड को आप अपने इलेक्ट्रॉनिक जो वो आपका वोटिंग मशीन है उसके साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक आपका जो ID कार्ड है, इलेक्शन का ID कार्ड है, उसके साथ में आप इसको जो एनरोलमेंट है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे बात की गई है। आधार का जो अगर डाटा अगर आप नहीं करवाना चाहते हो, आधार के साथ में अपने आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं करवाना चाहते हो, तो ऐसे लोग बेसिकली जो और डिफरेंट आइडेंटिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई हैं उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे अगर डिनाई किया जाता है तो उस पर्सन को वहाँ पे एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, कि उसको रिमूव नहीं किया जाएगा वोटिंग जो लिस्ट है उसके साथ में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हम रिमोट वोटिंग की बात करें तो मैकेनिज्म है कि इलेक्टोरल वोटर्स को वोट अलाउ करें पोलिंग स्टेशंस। और जो रिमोट वोटिंग की बात करें तो रिमोट वोटिंग ये है कि आप पोलिंग स्टेशन पे जाने के बजाय आप अपना जो वोट है वो ये कंटेस्ट कर सकते हो। ये रिमोट EVM के बारे में जनवरी के मंथ के अंदर ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर में था कि रिमोट EVM का जो कॉन्सेप्ट यही है कि आप विदाउट विजिटिंग टू द डेट पोलिंग बूथ आप अपनी जो सीट है उसके लिए आप वोटिंग है वो बेसिकली कर सकते हो, उसी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आपको EVM के बारे में भी पता होना चाहिए कि EVM इंडिया के अंदर कब लाया गया। तो EVM के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1978 के समय ये जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। फिर EVM उसके बाद में जो
1980 के समय में एक पर्सन हुआ करते थे, MB हनीफा नाम के एक पर्सन हैं। उनके द्वारा केरल के अंदर एक इलेक्शंस के अंदर उसको यूज़ किया था। 1989 के समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड है उसके द्वारा एक यहाँ पे प्रोविज़न बनाया गया और EVMs को डेवलप किया गया। उसके बाद में कंटिन्यू आपको EVMs है उनका यूज़ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पहले बैलेट पेपर यूज़ किया जाता था और बैलेट पेपर यूज़ करने की वजह से जो बूथ कैप्चरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता था। EVMs हमेशा न्यूज़ के अंदर होती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन को लॉस्ट करती हैं उनके द्वारा एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि EVM का जो कैप्चरिंग है या EVM को यहाँ पे ट्रिक किया गया है, उसको चेंज किए गए हैं वोट्स, तो वो सब देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम बात करेंगे NRIs को वोटिंग के बारे में। NRIs को वोटिंग का जो पहली बार जो पावर है 2011 के समय दिया गया, सेक्शन 20A है उसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, उसके अंदर में अमेंड लाते हुए इनको पावर दी गई। एक प्रोक्सी वोटिंग का कॉन्सेप्ट भी है। प्रोक्सी वोटिंग बेसिकली वो होती है कि अगर आप किसी एक पर्सन को यहाँ पे डेजिग्नेट करते हो कि आप मेरे जगह पे जो पावर है वोटिंग का जो आपको राइट है, आप मेरे जो वोट है वो उसको डाल सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो सर्विस वोटर्स हैं उनके लिए भी आपको एक प्रोविज़न देखने के लिए मिलता है। सर्विस वोटर्स के लिए आपको जो प्रोविज़न है ये है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है उसके बारे में। तो ये बेसिकली वो लोगों के लिए है जो सर्विस में कहीं पे पोस्टेड हैं, जो सर्विस में पोस्टेड हैं, आउटसाइड इंडिया हैं या आर्म्ड फोर्सेज के अंदर हैं या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में हैं। तो उन लोगों को ये पावर है कि बेसिकली आप जो अपना जो वोट है वो इस तरीके से आप सर्विस वोटर के रूप में डाल सकते हो और पोस्टल बैलेट के थ्रू आपका जो ये जो वोट है वो वहाँ पे रीच होगा कि जहाँ पे आपका जो काउंटिंग है वो किया जाएगा। बट इसके अंदर आपको सर्विस वोटर्स के थ्रू जो वोटिंग है वो आपको जो डेट है उससे पहले आपका वोट वहाँ पे पहुँचना चाहिए, चाहे वो फिजिकली वे में पहुँचे या आपका जो पोस्टल कार्ड है उसके थ्रू वहाँ पे रीच करे, जहाँ पे जो आपके ऑफिसर होंगे, लोकल लेवल पे जो ऑफिसर होंगे उनके द्वारा उनको ये आपका वोट है वो ज़रूर पहुंचना चाहिए। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के बारे में जो सर्विस वोटर्स के रिगार्डिंग में है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। प्रॉक्सी वोटिंग बेसिकली किसी को एक रिप्रेजेंटेटिव आप बनाते हो और NRIO को जो वोटिंग राइट है जो सेक्शन 20A के थ्रू उनको दिया गया है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो पोस्टल बैलेट है, NRIs को पोस्टल बैलेट की जो बात की गई है, तो CEC ने रिसेंटली बताया था कि जो प्रपोजल है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है उसको NRI लोगों को भी एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि ओवरसीज वोटर्स के रूप में जो NRI हैं वो अपने को आपको रजिस्टर कर सकते हैं और उनको सिटीजनशिप अगर किसी दूसरे कंट्री की उन्होंने एक्वायर नहीं की है, they have to reach their respective polling booth to cast their votes in person on the voting day के रूप में वहाँ पे पहुँचे और अपना वोट वो कास्ट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये सब कुछ बात हैं। अब वोटिंग के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे द्वारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सिस्टम है उसे अडॉप्ट किया गया है लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ एंड अगर हम बात करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको राज्यसभा के अंदर देखने के लिए मिलेगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको राज्यसभा के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है, फर्स्ट पास द पोस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अदर देन द राज्यसभा के जो भी इलेक्शंस हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलेगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को क्यों नहीं ऐड किया गया, उसके बिहाइंड का रीज़न ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है लोगों को और मोर अकाउंटेबिलिटी को प्रेजेंट नहीं करता है, इसी वजह से उनको नहीं ऐड किया गया था हमारे जो डायरेक्टिव लोगों को वोट्स का वैल्यू के लिए या अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो नहीं ऐड किया गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वोटिंग की एज रिड्यूस की, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नो डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो इस वजह से सभी को वोटिंग का अधिकार है। इसके अलावा कुछ सीट्स रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। जैसे हम लोकसभा के अंदर बात करें तो 64 के आसपास 84 सीट्स हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं और 47 सीट हैं जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। तो ये सीट्स आपको
डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा इनको रीडिजाइन किया जाता है आफ्टर द एवरी सेंसस, जब भी उस डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और एक प्रमोसरी जो प्रोमिसरी पी नोट होता है बेसिकली, जिसके अंदर आपको एक प्रॉमिस देखने के लिए मिलता है कि आपको जो पैसा है वो आपको डिलीवर किया जाएगा। तो उसी के रूप में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके फंडिंग के रिगार्डिंग में है। अगर हम बात करें, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकता है। कोई भी कॉरपोरेशन जो इंडिया के अंदर अगर प्रेजेंटली एग्जिस्टेड है तो वो भी इनको खरीद सकता है। बॉन्ड की अगर हम बात करें 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ तक का जो पैसा है उस तक का आप इलेक्टोरल बॉन्ड है वो खरीद सकते हो। SBI की जो सेलेक्टेड ब्रांच है वहाँ से ये पैसा है वो आप खरीदोगे इलेक्टोरल बॉन्ड को। और ये पैसा बेसिकली खरीदने का कुछ समय है कि 4 मंथ हैं जो साल के जो डिसाइड किए गए हैं, जनवरी है, अप्रैल है, जुलाई है, एवरी जो यहाँ बेसिकली 3 ईयर डिसाइड किए गए हैं। और अक्टूबर का जो मंथ है उसके अंदर आप इन जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनको इनिशियल 10 डेज के अंदर खरीद सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इनको एनकैश करवाना होता है। अब कौन से पॉलिटिकल पार्टी हैं वो यहाँ पे बेसिकली एलिजिबल हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए? ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ पे सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का जो सेक्शन 29A है उसके अंडर में वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। और जो रिसेंटली जो इलेक्शन जो कंडक्ट हुआ था, जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, उसके अंदर मिनिमम 1% वोट उन्होंने पाया हो तो वो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे एलिजिबल हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा एनकैश नहीं करवाया जाता है 15 दिन के अंदर में, तो वो पैसा बेसिकली SBI के द्वारा जो हमारा PM नेशनल रिलीफ फंड है उसके अंदर उस पैसे को यहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया जाता है। PM नेशनल रिलीफ फंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। PM नेशनल रिलीफ फंड बेसिकली हमारे जो माइग्रेंट जो पर्सनस हैं वो आए थे पार्टीशन के बाद में, तो उनके लिए नेशनल रिलीफ फंड है वो चलाया गया था। और आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव में PM के द्वारा इस नेशनल रिलीफ फंड से जो पैसा है देखने के लिए मिलता है। जैसे सपोज कीजिए कहीं पे बस का एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ से जो लोग वहाँ पे उनकी डेथ हुई है या जो पर्सन वहाँ पे घायल हुए हैं तो उनको जो पैसा है वो इसी से प्रोवाइड किया जाता है। सपोज कीजिए जो स्कॉलरशिप है, काफ़ी सारे जो इसके बारे में आप रीड करना PM नेशनल रिलीफ फंड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पार्टीज़ के बारे में। नेशनल पार्टीज़ के बारे में ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली कुछ पार्टीज़ का जो स्टेटस है वो रिमूव किया गया है और कुछ पार्टीज़ को जो नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो दिया गया है। पहली बात तो आपको एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए जो क्या क्राइटेरिया हैं, ऐसे ही स्टेट पार्टी अगर किसी पार्टी को डिक्लेयर करना है तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का 3 क्राइटेरिया आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे याद होना चाहिए। फर्स्ट है कि अगर कोई भी स्टेट पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 स्टेट्स के अंदर में अगर वो वहाँ पे स्टेट पार्टी के रूप में डिक्लेयर होती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हमारी कुछ पार्टियां हुआ करती थी, जैसे TMC है, तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल के अंदर ममता दीदी जो उसकी चेयरमैन हैं, NCP है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, CPI है। ये पार्टी बेसिकली कुछ स्टेट्स के अंदर में नेशनल पार्टी हुआ करती स्टेट पार्टी हुआ करती थी 4 स्टेट्स के अंदर में, तो इस वजह से इनको नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो दिया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स सेकंड यहाँ पे प्रोविज़न ये है कि 6% आपने वैलिड वोट हैं वो लिए हों, चाहे लोकसभा का इलेक्शन है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है उसके अंदर में आपने 6% जो वैलिड वोट हैं वो सिक्योर किए हों आपकी पॉलिटिकल पार्टी से जो पर्सन कंटेस्ट किए हैं उन लोगों ने। और वो 6% वोट की टोटल स्टेट के वोट्स की बात की गई है। इन 6% वोट के अलावा आपको 4 आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए लोकसभा के अंदर में। तो अगर आपके 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और 6% वोट भी हैं आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में या जो आपका लोकसभा का इलेक्शन है उसके अंदर में, तो और 4 आपके MP भी हैं लोकसभा के अंदर, तो आपको यहाँ पे जो नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो दे दिया जाएगा।
थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि आपने 2% जो सीट्स हैं वो सिक्योर की हों लोकसभा के अंदर में। सपोज कीजिए लोकसभा का जो 545 का जो प्रोविज़न है, तो आपके अराउंड 12 के आसपास आपके जो एमपी होने चाहिए, 11-12 आपके एमपी हों, और ये एमपी किसी एक स्टेट से ना हो के 3 अलग अलग स्टेट से हों। सपोज कीजिए 2 स्टेट से एक एक सीट आती है और एक स्टेट से आपके 10 एमपी चुने जाते हैं, तो आपकी यहाँ पे जो पार्टी है वो ये नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है उसको दे दिया जाएगा। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आफ्टर द गुजरात इलेक्शन के बाद में इसको रिवैल्यूएट किया गया और उसके अंदर में देखा गया कि आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पे जो नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो दे दिया गया। आप देखिए कि पहले हमारे यहाँ पे 6 जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ हुआ करती थी। प्रेजेंट समय में हम बात करें हमारे यहाँ पे प्रेजेंट समय में सॉरी स्टूडेंट्स, पहले हमारे यहाँ पे 8 पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी का स्टेटस हुआ करता था उनके पास में। अब प्रेजेंट समय में जो 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 8 पॉलिटिकल पार्टीज से जो संख्या है वो 6 हो चुकी है। अभी आपको याद होना चाहिए 6 में है बीजेपी है, कांग्रेस है, सीपीआई जो मार्क्सिस्ट है वो पार्टी है, बीएसपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखने के लिए मिलती है। ये ओनली नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है, और आम आदमी पार्टी जो रिसेंटली दिल्ली के अंदर जिनकी सरकार आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये टोटल 6 पार्टी हैं जिनको अभी नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो है। और हमारी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी, सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, इनको जो नेशनल पार्टी का जो स्टेटस हुआ करता था उसको सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिमूव किया गया। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के कुछ बेनिफिट भी हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेनिफिट हैं आपको कि आपको स्टार कैंपेनर्स हैं जो ज़्यादा मिलते हैं, आपको जो टीवी के ऊपर या रेडियो के ऊपर जो समय है कैंपेनिंग का वो आपको मिलता है। तो इस तरीके से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के कुछ बेनिफिट हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। हम आपको स्टूडेंट्स यहाँ बेसिकली कुछ और प्रोविज़न हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि जैसे हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 29A है। सेक्शन 29A बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, बट क्या डी रजिस्ट्रेशन की बात की गई है? क्या इलेक्शन कमीशन के पास पावर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने की? तो स्टूडेंट्स प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन के पास में भी जो पावर है वो नहीं है किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंटली कोई पावर नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने की। अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो इलेक्शन कमीशन से ही रिगार्डिंग में हैं और न्यूज़ के अंदर हैं और आपको उनके बारे में पता भी होना चाहिए। सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि सभी पार्टीज़ के लिए फेयर प्लेइंग फील्ड हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड हो, उसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। किस दिन से ये लगता है? जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शंस को यहाँ पे नोटिफाई किया जाता है, उसी दिन से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस के अंदर आता है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बड़ा यहाँ पे बेनिफिट नहीं, पैकेज नहीं अनाउंस कर सकती। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर और भी काफ़ी सारे प्रोविज़न हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि स्पीकर कब तक यूज़ करना है, पॉलिटिकल रैली कैसी करनी है, एक्सपेंडिचर भी देखा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में। कहीं फ्री के अंदर पैसे तो नहीं बांटे गए हैं। आप देखिए काफ़ी बार पकड़े जाते हैं कुछ लोग जिन्होंने कैश यूज़ किया है डायरेक्टली, तो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश तो नहीं किया गया है। यहाँ पे जो लोकल जो ऑफिसर्स हैं वो इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को चेक करते हैं। बट आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है। हमारा जो सीआरपीसी हैं, आईपीसी हैं, कहीं पे भी इसको मेंशन नहीं किया गया है। ओनली इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि इलेक्शन कमीशन एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के रूप में यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको नोटिस सेंड कर सकते हैं। इसके अंदर आपने अभी रिसेंटली एक देखा होगा, सी विजिल नाम का एक ऐप भी चलाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सी विजिल जो ऐप है वो बेसिकली हमारे सिटीजन्स का विजिलेंस के रिगार्डिंग में है कि इलेक्शन कमीशन के प्रोसीजर के समय कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर यहाँ पे मनी है, लिकर है, इन सब को यूज़ करती है और वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो वो जो हमारे सिटीजन्स हैं
उस सी विजिल ऐप के थ्रू अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं। ये तो हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें कि ये कब एग्जिस्टेंस में आया, तो 1960 में हमारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा एक कंसेंसस है वो डेवलप किया गया था। उस 1960 के अंदर केरल के अंदर एक असेंबली इलेक्शंस है वो ऑर्गेनाइज हुए थे, और उसी समय में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंस के साथ में ही ये एग्जिस्टेंस में आया 1960 के समय में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, ये पता होना आपको चाहिए। एक इम्पोर्टेंट केस भी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग में, हरबंस सिंह जलाल केस है। तो हरबंस सिंह जलाल केस के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वीप का प्रोग्राम है स्टूडेंट। स्वीप क्या है? बेसिकली स्वीप है सिस्टमेटिकली वोटर्स को एजुकेट करना और इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेशन का एक प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही। 2019 के समय में 18-19 के समय में जो स्वीप है वो चलाया गया। जब आप एसडीएम बन जाओगे, यूपीएससी क्रैक करने के बाद में एसडीएम या ये कलेक्टर जब आप बनोगे, तो आप अपने एरिया के अंदर ये स्वीप का जो प्रोग्राम है उसे चलाया करोगे जब वहाँ पे इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट होंगे। आप देखिए कि वहाँ पे स्वीप के समय में आप वोटर्स को एजुकेट करोगे कि किस तरीके से वोटिंग करवाना है। इसके कैंपेन्स देखने के लिए मिलते हैं, तो लोकल ऑफिसर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है इसको। वोटर्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन इंक्रीज करवाना है, उनको एजुकेट करना है। आप देखिए कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डे है 25 जनवरी, उस दिन भी इन सब के बारे में बात की जाती है। नोटा भी हमारे गवर्नमेंट के, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है उसके अंदर इसी वजह से लाया गया था कि अगर किसी पर्सन को, जो नई यूथ है, यूथ को अगर कोई पर्सन पसंद नहीं है, एक पॉलिटिकल पर्सन, तो उसको अगर वो उनका जो पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो और वो जाके नोटा को बटन दबाएं, तो नोटा भी इसी वजह से लाया गया था 2013 के अंदर में। इसी वजह से हमारे पॉलिटिक्स के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज करने के लिए आप देखिए कि जो लिली थॉमस केस है, जिसका मेन मोटिव ये था कि पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइज करना है, क्योंकि क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस एंड जो मनी लेंडर्स हैं या मनी के जो जिनके पास पैसा ज़्यादा है, उन लोगों का एक नेक्सस आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी नेक्सस को ख़त्म करने के लिए डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, उस जो लिली थॉमस केस के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है कि अगर आप कन्विक्टेड होते हो मोर देन 2 ईयर या 2 ईयर की कोई भी पनिशमेंट के अंदर में, तो आपको वहाँ पे जो अपना डिस्क्वालिफिकेशन है वो देखने के लिए मिलती है। अभी रिसेंटली एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन है, उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो न्यूज़ के अंदर में थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें, हमारे वोटिंग सिस्टम को काफ़ी क्लीन बनाने के लिए वीवीपैट का कॉन्सेप्ट लाया गया। वीवीपैट क्या है? वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल है। जब आप वोट डालते हो, आप ईवीएम के अंदर जब वोटिंग करते हो, तो ईवीएम के साइड में ही ये मशीन लगी होती है। इसके अंदर जिस पर्सन को आप वोट दिए हो उसका पॉलिटिकल सिंबल और उस पर्सन का जो नाम है वो यहाँ पे आपको शो होगा उस वीवीपैट की मशीन के अंदर में। तो ये वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल है। 2019 के समय में रैंडम वे में कुछ बूथ को चेक किया गया था और उनका जो 99.99% है ये वीवीपैट करेक्ट निकला है। वो शो करता है कि हमारा इलेक्शन सिस्टम फ्री एंड फेयर है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट के अंदर डिलीवर किया गया था कि रैंडम 5 बूथ हैं, उनको आप चूज करके यहाँ पे चेक करोगे और वहाँ पे वीवीपैट आपको अगर करेक्ट मिलता है, मीन्स हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराया गया है। वीवीपैट का मेन मोटिव था इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम को डेवलप करना। एक हमारे यहाँ पे रजिस्टर एंड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया कि सेक्शन 29A के थ्रू पावर है इलेक्शन कमीशन को, बट उनको पावर नहीं है इनको डी रजिस्टर करने की। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हमने देखा, हरबंस सिंह जलाल केस है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर का भी एक कॉन्सेप्ट न्यूज़ के अंदर होता है कि कितना इलेक्शन एक्सपेंडिचर करना है किसी भी कैंडिडेट के द्वारा। तो ये बेसिकली स्टेट वाइज वेरी करता है, हर एक स्टेट वाइज ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड की जाती हैं कुछ जो अमाउंट है, कितना ही पैसा आप खर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को विद इन द 30 डेज, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद 30 डेज़ के अंदर में अपना जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे सबमिट करना होता है। यहाँ पे अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा
इनकरेक्ट अगर कोई डिटेल्स है वो प्रोवाइड की जाती हैं तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन भी देखने के लिए मिलता है। सेक्शन 77 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, वो बताता है कि जिस दिन आप नॉमिनेशन करते हो उस दिन से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट का दिन तक का जो आपको एक्सपेंडिचर है वो आपको शो करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो इलेक्शन सिस्टम के रिगार्डिंग में थे उन सबको हमने डिस्कस किया है। इसके अंदर में आप इनको रिवाइज करना अच्छे से। ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्शन कमीशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है, क्वासी जुडिशियल पावर क्या है, उनको एडवाइजरी पावर क्या है, तो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड जो रीअपॉइंटमेंट है, टेन्योर है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डिफाइन किया गया है इलेक्शन कमीशन के, उनके बारे में। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारा 4th लेक्चर हमारा ख़त्म होता है पॉलिटी का। 2-3 लेक्चर और हैं इसके बाद में, और आप सभी सब्जेक्ट का जल्दी ही हम आपके करंट अफेयर्स हैं वो अपलोड करेंगे। तो आप स्टडी कीजिए अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।